दिया। राम राम जी, मैं नन्हे पहलवान, साथ में श्रीकांत भाई। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव, स्लो जिंदगी पापा की खरी खोटी। श्रीकांत भाई, बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। 6 महीने बाद चुनाव है बंगाल में, और बंगाल में ममता बनर्जी अपनी औकात पे आ गई हैं, अपने नंगपने पे आ गई हैं। मेरी वीडियो देख के अगर किसी को किसी की भावना बहन आहत होती हो ना, तो वो वीडियो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे और कटु शब्दों का इस्तेमाल होगा मेरी तरफ से। ममता बनर्जी की फटके 74 हो चुकी है, पूरी टीएमसी की, पूरे वामपंथ की, क्योंकि उनको पता है कि उनके वो आप वो क्या कहते हैं, मोदी जी वो क्या बोले थे, कौन सा भुज्यम बोले थे एक बार? लवड़े में भुजिया। बस इससे शुरू करेंगे चर्चा को। हाँ श्रीकांत भाई, ओवर टू यू नाउ। जी, आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल आपको मैं आज बंगाल का थोड़ा सिनेरियो समझा रहा हूं। दरअसल बंगाल में एसआईआर हो रहा है, और जी बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और बंगाल में एसआईआर होने के बाद आप देखिए, ममता बनर्जी के मुंह से अभी चू भी नहीं आ रही है। क्या कुछ है जरा उससे समझते हैं। देखिए, बंगाल में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ के ऊपर है। उस 1.5 करोड़ की संख्या में से तकरीबन 40 से 50 लाख जो है वो वोटर हैं, सीधे तौर पर वोटर है, वो सीधे तौर पर इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है। अब एसआईआर हो रहा है, और ये खबरें आ रही हैं कि कोलकाता, मुर्शिदाबाद और ये तमाम जो आसनसोल, ये तमाम वो जगह हैं बंगाल की, वहां पर सीधे तौर पर जो काम करने वाली भाइयां हैं, जो घर पे काम करती हैं, उनकी भारी किल्लत हो गई है। जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनकी किल्लत हो गई है। जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनकी किल्लत हो गई है। जो कम पैसे में सिक्योरिटी गार्ड मिलता था उसकी किल्लत हो गई है। और यहां तक कि वो जो सबसे कम पैसे में दिहाड़ी मजदूर मिलते थे, घर का कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले, उनकी भारी किल्लत हो गई है। और दरअसल ये सारा का सारा मतलब ये नहीं, भी। नहीं, नहीं, मतलब आप ये हाँ, कहना चाहते हैं कि जैसे कनाडा अमेरिका में पंजाबी हाँ, भगा दिए जाएंगे तो सस्ती लेबर की किल्लत हो जाएगी, अब हाँ, बंगाल बिहार में सस्ती लेबर की किल्लत हो जाएगी। अब ये कहना चाह रहे हैं ना, बोलता भी हाँ, नहीं है। बंगाल में किल्लत हो गई है। नहीं नहीं, आप हाँ, कहना चाहते हैं कि जैसे कनाडा अमेरिका से भैये भगाए गए, जैसे पंजाब से भैये भगाए गए, अब बंगाल से भैये भगाए जा रहे हैं, लेबर, नहीं, सस्ती लेबर। भैये नहीं भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं। सर टर्म एक ही है, वो अलग अलग आप उसको समझ नहीं, सकते नहीं, हैं। नहीं, 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 भैये तो देश के हैं भाई, ऐसा नहीं हाँ कहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, उड़ीसा के लोग हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये किल्लत हो रही है, ये लोग सड़कों से गायब है, तो लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये लोग है कहाँ? आप देख रहे हैं, और खास तौर से आप किसी भी रेलवे स्टेशन चले जाइए, और जो ट्रेन बांग्लादेश के सीमा तक जाती है, जो ट्रेनें बांग्लादेश के सीमा तक जाती हैं बंगाल के इंटरनल, उसमें भारी भीड़ है। उसमें बहुत भीड़ है, क्योंकि ये सीधे तौर पर बांग्लादेश जाने के लिए ललायत है। और बांग्लादेशी सीमा पर इस वक्त आप देखिए, बहुत भारी भीड़ है, बहुत भयंकर भीड़ है। ये ऐसा यार नहीं, मैं इसे मिनी एनआरसी कह रहा हूं, ये मिनी एनआरसी कह रहा हूं, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये ममता बनर्जी कह रही है। और ममता बनर्जी का दुख, दर्द, ये सारी चीजें दिख रही है। अब ममता बनर्जी चाह कर भी, तमाम हाथ पैर मारने के बावजूद भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। बड़े पैमाने पर सड़क पर आकर इसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इसके खिलाफ कुछ करेंगी तो 356 और 200, उसमें आप सीधे तौर पर अगर आप एसआईआर का विरोध करेंगी, या उसे होने नहीं देंगी, या फिर उसको एक तरीके से डिरेल करने की कोशिश करेंगे, तो ईसी क्या करेगा? ईसी एक चिट्ठी लिखेगा, और ईसी ये चिट्ठी किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को लिखेगा कि भाई हम कानूनिक या न्यायिक या फिर कहा जाए संवैधानिक ढांचे का पालन कर रहे हैं, एसआईआर करवा रहे हैं, और हमको होने नहीं दिया जा रहा। और उसमें सीसी करेगा। सीसी किसको करेगा? प्रधानमंत्री कार्यालय को। तो अगर राष्ट्रपति कल की डेट में, हाँ, हाँ,
आपकी बात काटने में मुझे बड़ा बुरा लगता है, बड़े भाई है मेरे, लेकिन जरा ना मेरे कुछ मित्र हैं इनको वीडियो में भेजूंगा, आज ये वीडियो भेजूंगा हाँ अंदर से। वो कहते हैं राहुल गांधी इल्जाम लगा रहा है ईवीएम बिक चुकी है, इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। आज से 5-7 साल पहले एक बार इलेक्शन कमीशन ने कहा था ना कि हाँ भैया सारी पार्टियां आ जाओ, ये रखी ईवीएम, इसको हैक करके दिखाओ। एक पार्टी नहीं आई थी। हाँ अब दूसरी, एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी एक एफिडेविट दो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, हाँ लिखित दो। मेरे एक मित्र है पंजाब पुलिस में, सब इंस्पेक्टर है आजकल, श्रीकांत भाई पहलवान थे मेरे हाँ साथ, विशाल नाम है उनका। उनसे मैंने कहा थानेदार साहब एक बात बताओ, तुम्हारे थाने के बाहर आके मैं दिन भर चिल्लाऊं कि हाय मेरे साथ दुष्कर्म हो गया, हाय मेरे साथ कुकर्म हो गया, मैं कहा मुकदमा लिखोगे? बोला ना। मैं कहा कब लिखोगे? बोला जब मैं लिखित कंप्लेंट दूंगा। तहरीर। हाँ मगर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन रोज कहता है ना कि बेटा लिख के तो नहीं लिख के देता है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है अगर लिख के दे दिया तो जेल जाना तय है। जी श्रीकांत। अरे ये वही कांग्रेसी है जो कह रहे थे कि ईवीएम में पहले से 25,000 वोट इंक्रिप्टेड था। अब इन मूर्खों को बताए कोई कि ईवीएम में 3,000 से ज्यादा वोट ही नहीं आता है। तो खैर ये सब कांग्रेसी है। खैर, तो अगर इलेक्शन कमीशन चिट्ठी लिखता है राष्ट्रपति को और उसका सीसी होता है देश के प्रधानमंत्री कार्यालय को, तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति कल की डेट में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है, या राष्ट्रपति कहता है कि साहब राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो क्या सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन को झेल पाएंगे? और राष्ट्रपति शासन के उपाक्रम में क्या ममता चुनाव होने देंगी? दरअसल ममता की फटती फटत फटत इसलिए भी है, और ममता इसलिए भी चकरा रही है क्योंकि एसआईआर के बाद वो जो 40 लाख से ज्यादा वोटर्स थे और जो 1.5 करोड़ की संख्या है, वो सीधे तौर पर गायब होगी, क्योंकि उसको लग रहा है एनआरसी है। और ममता ने भी बोला है और सबने ये बोला है कि साहब तुमको उठा के भेजेंगे, तुमको उठा के यहां से फेंक देंगे। तो वो जो भीड़ यहां से गायब है, वो भीड़ वोट तो दे नहीं पाएगी। अच्छा, एक और पैटर्न है, 40 लाख के आसपास वोटिंग है, वोटिंग को हटा दिया जाए, बाकी क्या करती है? आप कहेंगे बाकी की भीड़ क्या कर रही है? बाकी की भीड़, मान लीजिए टीएमसी के गुंडे बैठे हैं सड़क पर और उनको पता है कि इस ब्लॉक से टीएमसी को वोट नहीं मिलेगा, तो नन्हे पहलवान अपने घर से निकले वोट देने के लिए, तो टीएमसी का गुंडा कहेगा जाओ अपने घर बैठ जाओ, और ये जो पर्ची है, ये पर्ची हमको दे दो। और नन्हे पहलवान की जगह पर वो टीएमसी का गुंडा जाकर वो जो बांग्लादेशी अवैध, वो जाकर वोट देगा। अब सुरक्षा एजेंसियां या पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां तक होती है? केवल जहां वोट पड़ रहा है उसके 100 गज के आसपास होंगी, अंदर तो होती नहीं है। एक बीएलओ होगा जो पहले आपका नाम लिखेगा, दूसरा जो है सिग्नेचर करवाएगा, तीसरा आपसे पर्ची लेगा और जाकर आप वोट देंगे। तो वो दरअसल होते कौन है? दरअसल वो तमाम लोग पार्टी से जुड़े हुए होते हैं या फिर सरकारी नौकरी में होते हैं, ज्यादातर टीचर्स होते हैं और क्लर्क, बैंक के क्लर्क भी होते हैं। तो दरअसल ये भीड़ है, वो इसको क्रॉस चेक कौन करता था? वही लोग जो काडर थे टीएमसी के। इसीलिए ममता बनर्जी को दिक्कत है कि इस बार अगर वोटिंग को वो घर भी रोक दे तो उसकी जगह बोकस वोटिंग करवाएंगे किसकी? क्योंकि उनके प्यारे अब्दुल 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 और शाइमा और अब्दुल जो भी हैं, वो तो बांग्लादेश भागने की फिराक में, बांग्लादेश भाग रहे हैं, मर के जी के फटक के भाग ही रहे हैं। और उनके बीच एक डर का माहौल है। वो जो टीवी पे व्यक्ति कहता है ना कि डर का माहौल है, तो उनके बीच एक डर का माहौल है कि उनको उठा के डिपोर्ट किया जाएगा, उनको उठा के कैंप्स में रख दिए जाएंगे, और वो जब कैंप्स में रहेंगे, जाहिर सी बात है, तो वहां पर वो सुख सुविधा नहीं मिलेगी, वो फ्रीडम उनका इंक्रोच हो जाएगा। तो इंक्रोचमेंट ऑफ फ्रीडम के चलते वो सीधे बांग्लादेश की तरफ भागने को तैयार है, और एक बहुत बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रही है। और वो आबादी वो भी है जिसका वोटिंग भी है, जिसका आधार भी है, जिसका पासपोर्ट भी है, जिसका सब कुछ है, जिसका सब कुछ है। लेकिन क्योंकि वोट रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर एसआईआर हो रहा है,
तो कागज दिखाने पड़ रहे हैं, और कागज उनके हैं नहीं, क्योंकि बाप दादा उनके भारत के हैं नहीं। तो जब बाप दादा भारत के हैं नहीं, तो वो कागज कहां से लाएंगे? ये एक सबसे बड़ी दिक्कत पश्चिम बंगाल में हो रही है। और पश्चिम बंगाल में आपको पता है, इसीलिए एक कल्याण बनर्जी करके टीएमसी का सांसद है, कल्याण बनर्जी टीएमसी का सांसद है, और वो बहुत बदमाश है, एक नंबर का थर्ड क्लास। और महुआ मोइत्रा के साथ उसका 26 का वो 36 का आंकड़ा है। महुआ मोइत्रा को वो गरियाता, महुआ मोइत्रा उसको गरियाती है। तो दरअसल कल्याण बनर्जी अगर ये आरोप लगा रहा है कि सीवी बोस जो है वो सीधे तौर पर, यानी कि राज्यपाल के घर पे हथियार का जखीरा है, राज्यपाल बीजेपी के गुंडों को शरण दे रहे हैं, राज्यपाल बीजेपी के गुंडों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, कल्याण बनर्जी चीख चीख के कह रहा है, और राज्यपाल ने अपने यहाँ जांच करवा ली, अपने यहाँ इन्वेस्टिगेशन करवा लिया खुद राज्यपाल ने, और उसके बाद कुछ नहीं मिला। तो ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ममता बनर्जी को, सीधे तौर पर लग रहा है कि बंगाल उनके हाथ से गया। अब बीजेपी को आगे आना है। अगर बीजेपी बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन देखेगी और लोगों के अंदर का डर निकाल देगी कि साहब इस बार आप हमारे साथ आइए, हम आपके विरोध में कुछ नहीं करेंगे, बल्कि ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देंगे, तो मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि बीजेपी कुछ बेहतर कर लेगी। लेकिन ये करज लोगों के बीच लाना पड़ेगा। जी फाइनल रिमार्क। श्रीकांत भाई, एक आपको एक सिंपल छोटी बात बताऊंगा, एक बड़ा छोटा किस्सा बताता हूँ बंगाल का। मैं हाँ। मेरे परिवार के बड़े सारे लोग ना हावड़ा में है, सलकिया में ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रकों का बिजनेस है उनका। हर एक के पास 10-20 ट्रक हैं, और मतलब 5-7 लोग हैं, मतलब मिलके 150-200 ट्रक हो जाते हैं। वो एक बात बोले कि ऐसा नहीं है कि पहलवान जी हम लोग वोट देना नहीं चाहते। बोले हमारे फ्लैट्स, हमारे घर के बाहर ना ऐसे क्रॉस लगा जाता टीएमसी वाले कि तुमको उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और मोहल्ले के बाहर, बूथ के बाहर लड़के रख देते हैं। बोले अब वही बात है ना कि बंगाल में ममता आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आ गई तो फिर हम अगर वोट देने गए तो हमारे साथ क्या हाशिर होगा। आज पूरा बंगाल एक डिमांड करता है श्रीकांत भाई कि मोदी जी यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के, पैरामिलिट्री लगा के, फिर एसआईआर करा ले, फिर चुनाव करा ले। और पिछले दिनों बंगाल के एक बड़े अच्छे स्पीकर हैं, चुनाव भी, विधानसभा भी लड़े थे, वो जयपुर डायलॉग से मुझसे मिले। मैं उनसे पर्सनली पूछा, मैं कहा जी बंगाल के क्या हाल चाल है। अगला साहब बोला अगर मोदी जी बंगाल जीतना चाहें तो बंगाल जीते पड़े। अब बंगाल का एक स्पीकर जो जयपुर डायलॉग जैसे समिट में आ रहा है, तो इसका मतलब राष्ट्रवादी ही होगा, जो चुनाव भी लड़ चुका है विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं उस आदमी का एक, अगर मोदी जी बंगाल जीतना चाहें तो जीते पड़े हैं, जीत सकते हैं। तो श्रीकांत भाई, आपको क्या लगता है कि मतलब मोदी जी बंगाल जीतने में इंटरेस्टेड नहीं है, या इस बार जीत लेंगे? इस बार जीत लेंगे सीधे तौर पर कहा जाए, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल तैयार है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी आप देखिए कि बिहार के चुनाव के नतीजों के एन बाद उसी दिन जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में होते हैं, तो सीधे तौर पर सबसे पहली बात क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गंगा पटना होकर बंगाल जा रही है। बस ये 56 इंची सीना दिखाना पड़ेगा, और अगर 56 इंची सीना आपने दिखा दिया और लोगों के अंदर का डर निकाल दिया कि साहब आइए और आकर आप सीधे तौर पर वोट दीजिए और ममता के शासन को उखाड़ फेंकिए, तो मुझे लगता है कि सब कुछ, और जमीन पर अभी बीजेपी के लायक फसल भी है, बीजेपी के लायक माहौल भी है, बीजेपी उन सारी चीजों को इनकैश कर ले। मेरा फाइनल रिमार्क यही है कि बीजेपी अगर इसे इनकैश कर ले तो बहुत कुछ संभव है। जी श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने लाइक किया है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, वीडियो को आप शेयर करते हैं। श्रीकांत भाई, जाते जाते बस एक बात कहूंगा कि अगर इस बार बंगाल हारे ना, तो मोदी जी को भैया समझना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझ
उनको। उसमें भी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हाँ, ठीक है। बहुत बार कहते हैं ना, ये मोदी हाँ, जी का मास्टर स्ट्रोक है। मतलब भजपैये जब डिफेंड करते हैं खुद को, देखो भैया मैं भजपैया नहीं हूँ, मैं एकदम भाजपाई नहीं हूँ, वोट देता हूं बस मैं, मेरी किसको? एलर्जी अच्छा, सब ठीक है, ठीक राष्ट्रवाद है। से मिलती है। मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं पर्सनली, राइट। और ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कट्टर भाजपाई हूँ एकदम। चलिए ठीक है। चलिए, ओके। भाई जय तो सिया राम। डिपेंड है भैया कि बंगाल जीतना है कि नहीं जीतना है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री